नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर। आज हम चर्चा कर रहे हैं यानी हाल ही में हरियाणा में एचएसएससी के द्वारा जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो पेपर लिया गया था यानी ड्राइंग टीचर का जो पेपर लिया गया था, उसमें हरियाणा और इंडिया जीके के जितने भी जो क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, किस तरीके के कहां से ये क्वेश्चन आपके उठे हैं और किस किस तरीके के और भी क्वेश्चन आपके आने की यहां पर संभावना है नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होंगे, उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है भी, जैसे मैंने दोनों पेपरों का एनालिसिस किया, देखा है उनके बारे में एक बार थोड़ा सी सरसरी नजर उसके ऊपर मारी, तो ऐसे मैंने 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे देखे, 20 से 22 23 ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे द्वारा करवाया हुआ जो सिलेबस उस सिलेबस के अंदर से आया हुआ था। ठीक है, यानी एचएसएससी के जो प्रीवियस पेपर भी मैंने करवाए थे, उन्हीं पेपरों की जो आपको पीडीएफ बना के दी हुई थी ब्रिजपाल सर के द्वारा, उन पीडीएफों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आए हुए। तो आप उन पीडीएफों का भी अध्ययन करो, क्योंकि वो पीडीएफ जो हमारी है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर के नाम से, यानी हमारा टेलीग्राम चैनल कौन सा है, जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से है। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो। इसके अलावा और भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई समाधान चाहिए, आपको राय चाहिए, तो 97-287-83-400 ये ब्रिजपाल सर का नंबर है। किसका नंबर है? ब्रिजपाल है सर का नंबर है। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हो। पीडीएफ से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, वीडियो से संबंधित आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। हम जो कर रहे हैं वो आज किसके बारे में चर्चा करें, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट का एचएसएससी ने हाल ही में जो पेपर लिया था उस पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है भी, क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, वैसे तो आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित बहुत से क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए थे, परंतु इंडिया और हरियाणा जीके भी बड़ी सिंपल महत्वपूर्ण सी उसके अंदर जीके थी भी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन नर्तकी की मूर्ति मिली है भी, यानी हड़प्पा कालीन नर्तकी का जैसे जिक्र किया भी, हड़प्पा कालीन नर्तकी कहां पर मिली है, कहां पर मिली है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है, ये हड़प्पा कालीन नर्तकी जो है वो किस हड़प्पा कालीन साइट से मिली है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दिया है हड़प्पा का जैसे जिक्र किया है, हड़प्पा है ऑप्शन जो है। नंबर 2 दिया इसने मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। ठीक है भी, मोहनजोदड़ो है। नंबर 3 जो दिया है वो कालीबंगा भी, क्या दिया है? कालीबंगा है। और 4 नंबर जो दिया है इन्होंने धोलावीरा भी, क्या है? धोलावीरा। समझना सबसे महत्वपूर्ण तो मैं हड़प्पा सभ्यता ही थोड़ी सी जहां से आपके क्वेश्चन इनपुट होते हैं मैं बताता हूं। नर्तकी जैसे का जिक्र किया है भी, नर्तकी कहां से मिली है? एक फोटो मिली है नर्तकी की भी। ठीक है भी, फोटो मीन्स क्या है, उसकी एक मूर्ति मिली है नर्तकी की। तो ये मूर्ति जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से भी। कहां से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से। मैंने बार बार आप सभी बच्चों को कहा है भी, हड़प्पा सभ्यता के 6 प्रमुख ऐसे नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चोंदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली। हड़प्पा सभ्यता के 6 प्रमुख नगर थे भी। हड़प्पा सभ्यता के कितने प्रमुख नगर थे? 6 प्रमुख नगर थे, जिसमें से 3 भारत में और 3 कहां पर आपके पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चोंदड़ो पाकिस्तान में है। लोथल, कालीबंगा और बनावली आपके कहां पर है? वो भारत में है भी। ठीक है भी, यानी 3 पाकिस्तान में आपके और 3 कहां पर है? मोहनजोदड़ो, चुंदड़ो और जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है, और बाद के 3 जो आपके कहां पर है? भारत में। ये चीज आप क्लियर करो, इंपॉर्टेंट है। नर्तकी की जो यानी मूर्ति जो मिली है वो कहां पर मिली है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टेला भी। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, यानी मोहनजोदड़ो इसको किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो में जो खुदाई, अब आपको ध्यान होना चाहिए, हड़प्पा में खुदाई हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी ने करवाई थी। दयाराम साहनी का जैसे जिक्र करते हैं। और मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई थी 1922 में, आरडी बनर्जी में। राखल दास बनर्जी ने क्या करवाई थी? यहां पर खुदाई करवाई थी। मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है उसके बीच में लगभग 600 किलोमीटर का डिफरेंस है, दूरी है। पिगट महोदय ने भी कहा था भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसी विकसित साम्राज्य की जुड़वा राजधानी रही है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो ये चीज आप क्लियर करो। इसके अलावा कालीबंगा दी हुई है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है कालीबंगा से भी। कालीबंगा हरियाणा के
सॉरी, भारत के राजस्थान जिले में, राजस्थान राज्य में है, और राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले। ठीक है भाई। यहां पर क्या मिला है? जुते हुए खेतों के अवशेष मिले भी। किसके अवशेष मिले? जुते हुए खेतों के अवशेष। धोलावीरा ये गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछिए आपसे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो धोलावीरा है। किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। बड़ा जरूर है परंतु विकसित नहीं है। पानी संचय करने का अवशेष कहां पर मिला है? वो भी आपको धोलावीरा के अंदर मिला है, धोलावीरा के अंदर। और आरएस विष्ट के द्वारा, रविंदर सिंह विष्ट के द्वारा यहां पर क्या करवाई गई थी? खुदाई करवाई गई थी। ठीक है भाई। स्टेडियम के भी अवशेष अगर कहीं पर मिले, स्टेडियम है के अवशेष, तो स्टेडियम के अवशेष भी आपको ध्यान होना चाहिए, धोलावीरा के अंदर मिले भी। कहां पर मिला है? धोलावीरा के अंदर। तो इस तरीके के क्या बनते हैं? आपके क्वेश्चन बनते हैं, और उन क्वेश्चनों को आप क्लियर करने की भी कोशिश किया करो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान डॉकयार्ड का साक्ष्य देता है? सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। डॉकयार्ड का जैसे जिक्र किया है मैंने, डॉकयार्ड यानी हड़प्पा का स्थान का डॉकयार्ड का जैसे जिक्र करती है, डाक यार्ड। ठीक है भाई। डॉकयार्ड के साक्ष्य कहां पर मिले हैं हमें? हड़प्पा सभ्यता के किस साइट से मिले हैं डॉकयार्ड? ठीक है भाई। तो डॉकयार्ड के जो, अब डॉकयार्ड मतलब क्या होती है? बंदरगाह भी। क्या होती है? बंदरगाह भी। बंदरगाह भी पूछा जा सकता है, गोदीवाड़ा भी पूछा जा सकता है। गोदीवाड़ा एक ही बात है। यानी हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा साइट है, ऐसी कौन सा स्थान है जहां पर हमें बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, डाक यार्ड के अवशेष मिले हैं, गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं, पतन के अवशेष मिले हैं। पतन मतलब भी क्या होते हैं? बंदरगाह होती है भी, अवशेष मिले। तो इसका एक ही आंसर आपको ध्यान होना चाहिए, लोथल भी। क्या है? लोथल। किस राज्य में है? गुजरात। किस राज्य में है? गुजरात। किसने खोज की थी? रंगनाथ राव। रंगनाथ है राव ने यहां पर खुदाई करवाई थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 1954-55 का जैसे जिक्र करते हैं, 1954-55 किस नदी के किनारे हैं? भोंगवा नदी। कौन सी नदी है? भोंगवा नदी। और लोथल में आपको ध्यान होना चाहिए, लोथल के अंदर ही हाथी दांत का पैमाना मिला था भी। हाथी दांत। तो हाथी दांत का पैमाना कहां पर मिला था? हाथी दांत का पैमाना भी आपके लोथल में मिला था। एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है भी। इट इज वे ऑफ सक्सेस। अगर इस तरह आपने क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए ना, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपकी सफलता को कोई, तो ये लोथल है भी, डॉकयार्ड, बंदरगाह, गोदीवाड़ा या पतन नगर के रूप में किसी को जाना जाता है, तो वो कौन सा आपका है? लोथल है। इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खजुराहो मंदिर का उदाहरण है। खजुराहो जो मंदिर है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन आपका है भी। खजुराहो मंदिर बार बार मैंने जैसे जिक्र किया था, खास करके 10 घंटे की जो क्लास थी हरियाणा की, जो मैं रिवाइज करवा रहा था ग्राम सचिव से पहले, उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा भी की थी, आपको बताया भी था, और वहीं से आपके ग्राम सचिव के पेपर में क्वेश्चन आए भी हुए थे। ठीक है भी। यानी जीकेवाई जीनियस सुभाष सर चैनल पर 8 घंटे की जो हरियाणा जीके की क्लास अपलोड जो है, उस क्लास में ग्राम सचिव के पेपर में 110 क्वेश्चन आए हुए थे। 110 क्वेश्चन, यानी 4 जो ग्राम सचिव के जो पेपर हुए थे ना अलग अलग शिफ्टों के अंदर, उन शिफ्टों में 110 क्वेश्चन उसी आपकी 8 घंटे की क्लास से आए हुए थे। ठीक है भी। तो उसका भी आप रिवीजन करने की कोशिश करना, उस 8 घंटे की क्लास का। तो खजुराहो के मंदिर का जैसे जिक्र किया अभी, खजुराहो के मंदिर भी सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही रहती है भी, खजुराहो के मंदिर बनाए किसने थे भी? ये चंदेल शासकों ने भी। क्या है? चंदेल शासकों ने। ठीक है भी। यही बात है, यही पूछा हुआ है। चंदेल शासकों ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था खजुराहो के मंदिर। कौन सा है? खजुराहो के अंदर पूछा हुआ था कंदरिया महादेव मंदिर भी। कंदरिया महादेव मंदिर भी। कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है भी। महादेव मंदिर कहां पर है? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में। ये क्वेश्चन आपके ग्राम सचिव के अंदर पूछा भी गया था, पहले दिन मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों को बनाया था। ये खजुराहो जो है, ये भारत के किस राज्य में है? एमपी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी। किसमें? छतरपुर में आपकी क्या है? खजुराहो है।
जो विश्व विरासत सूची में शामिल है, यानी यूनेस्को ने अधिकृत कर रखा है इसको। यूनेस्को मींस मैंने बताया ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व विरासत सूची में भी आपके खजुराहो के मंदिर शामिल है। किसने बनाए थे? चंदेल शासकों ने बनाए थे। ठीक है भी, 1986 में इसको यूनेस्को ने अधिकृत किया था। इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्लियर करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व कैंसर दिवस कब बनाया जाता है? हर वर्ष। विश्व कैंसर दिवस का जैसे जिक्र किया है भी, विश्व कैंसर दिवस इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। कैंसर दिवस का जैसे जिक्र करें, 4 ऑप्शन दे रखे हैं भी। सबसे पहले क्लियर हुआ आपको विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसे एक दिया है इन्होंने 4 फरवरी, दूसरा ऑप्शन दिया इन्होंने 12 अगस्त, 12 जनवरी, और एक ऑप्शन है आपका 11 मई भी। क्या है? 11 मई। तो विश्व कैंसर दिवस जो बनाया जाता है हर साल, वो 4 फरवरी को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस जो बनाते हैं हर साल, वो क्या बनाते हैं हम? 4 फरवरी को बनाते हैं। विश्व युवा दिवस जो बनाया जाता है वो 12 अगस्त को भी। यानी विश्व युवा दिवस का अगर हम जिक्र करें तो विश्व युवा दिवस हम मनाते हैं 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय दिवस युवा दिवस हम हर साल 12 जनवरी को बनाते हैं। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और उन्हीं की याद में 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं, और 12 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय या विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी को। हाल ही में भी मनाया गया था ये चीज। ठीक है, ये चीज आप क्लियर करो। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस से 11 मई को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी। ठीक है भी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है भी 11 मई को? क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु विस्फोट जो किया था भी, परीक्षण जो किया था, परमाणु परीक्षण भारत में हुआ था 1974 में जैसे जिक्र करते हैं, और फिर 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया था वो 11 मई 1998 को। और वहीं से ट्रेडिशन, वहीं से परंपरा चल रही है भी, हर साल हम 11 मई को क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाते हैं। किसने इसकी घोषणा की थी? किसकी देखरेख में हमने ये परमाणु परीक्षण जो किया था? ये किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देखरेख में भी। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देखरेख में। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व कैंसर दिवस का हम जिक्र कर रहे थे, 4 फरवरी को बनाया जाता है, और एक अनुमानित आंकड़ा है, हर साल विश्व में 76 लाख लोग की जो मृत्यु होती है वो कैंसर के कारण होती है। किसके कारण होती है? इन्हें 76 लाख लोगों की जो मृत्यु है विश्व में, वो कैंसर के कारण होती है हर साल। ठीक है भी, तो ये चीज आप क्लियर करो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है भी। किससे संबंधित है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है, और डायरेक्ट उठा हुआ है भी। उसके बारे में हमने अपनी जो पीडीएफ थी, उस पीडीएफ में आपको जानकारी दी हुई थी, और वहीं से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन उठा हुआ है। विंग्स ऑफ फायर का जैसे जिक्र किया है भी, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है भी, तो विंग्स ऑफ फायर है, ये किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है भी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की क्या है? ये आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर भी। विंग्स ऑफ फायर इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। विंग्स ऑफ फायर जो है, अब एक चीज ये भी ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में, विंग्स ऑफ फायर जो है ये आत्मकथा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति रहे हैं भी। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 1931 में इनका जन्म हुआ था, 1931 में, और 2015 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी भी। ठीक है भी, यानी जन्म कहां हुआ था? 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी। किसमें? तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था, और 2015 में इनकी मृत्यु हो गई थी शिलोंग मेघालय में भी। शिलोंग
मेघालय के अंदर भी, ठीक है भाई, शिलोंग है, मेघालय में हार्ट अटैक के कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और हमने एक बहुत ही बुद्धिजीवी को खो दिया था, ठीक है भाई। तो 2015 में क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में, इनकी मृत्यु हो गई थी मेघालय में। और एक सबसे बड़ी बात यह है भी, एक शिक्षक थे और एक शिक्षक के तौर पर भाषण देते देते ही हार्ट अटैक से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें भारत की क्या बने थे, राष्ट्रपति भी बने थे। क्या बने थे ये, राष्ट्रपति भी बने थे, बच्चों के बड़े प्रिय थे। ये चीज भी आप क्लियर करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, अब एक चीज आप क्लियर करो, विंग्स ऑफ फायर जो है ये 1999 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई, 1999 में। ये विंग्स ऑफ फायर जो मूल रूप से जो लिखी गई है ये अंग्रेजी में है भी, किसमें, अंग्रेजी। इसके अलावा भी जैसे जिक्र करते हैं तो विश्व की 13 भाषाओं के अंदर अनुवादित है ये विंग्स ऑफ फायर, 13 भाषाओं के अंदर अनुवादित, यानी मूल रूप से किस भाषा में, या अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा के अलावा भी विश्व की 13 भाषाओं के अंदर क्या है, ये विंग्स ऑफ फायर है, अनुवादित है। ये चीज आप क्लियर करो, तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए भी, ठीक है। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, खुशवंत सिंह और सुषमा स्वराज। अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अटल बिहारी 1924 में जैसे जन्म हुआ था, ठीक है, और 2020 में इनका क्या हो गया था, ये चीज आप क्लियर करो भी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी का जैसे जिक्र करते तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म हुआ था ना, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 1924 में, और मृत्यु जिक्र करोगे तो 2018 है, अभी 20 नहीं, 2018 के अंदर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 25 दिसंबर को हर साल हम क्या बनाते हैं, सुशासन दिवस भी, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। और 16 अगस्त 2018 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और इनको भारत रत्न भी दिया गया था। क्या दिया गया था, भारत रत्न। पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त रूप से भारत रत्न भी दिया गया था। खुशवंत सिंह का जैसे जिक्र किया है, तो खुशवंत सिंह के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एक लेखक है, एक पत्रकार के रूप में भी, एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छे लेखाकार के रूप में भी इनको जाना जाता है भी, खुशवंत सिंह को। इंपॉर्टेंट वकील भी थे भी, ये क्या थे, एक वकील। और खास करके 1947 में भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, यानी भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, उसके ऊपर भी इन्होंने क्या है, एक मतलब उपन्यास लिखा है, ठीक है भी। कौन सा उपन्यास लिखा है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी रचना है, ये खुशवंत सिंह की रचना है, खुशवंत सिंह की रचना है, ये चीज आपको क्लियर। यानी ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी रचना, ये खुशवंत सिंह की रचना है। किस पर आधारित थी, आपको ध्यान होना चाहिए, तो ये भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था 1947 में, उसके ऊपर लिखा गया था, उस पर आधारित है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1956 में लिखा था भी, कब लिखा था, 1956 में। तो ये चीजें भी आप क्लियर किया। खुशवंत सिंह तो एक नामचीन शख्सियत के रूप में इनको हमें पढ़ते हैं भी, खुशवंत सिंह का जैसे जिक्र करते हैं। इसके अलावा एक सुषमा स्वराज भी दिया हुआ भी। सुषमा स्वराज हरियाणा के अंबाड़ा से संबंध रखती थी। 1952 में अंबाड़ा कैंट के अंदर उनका जन्म हुआ था भी, अंबाड़ा कैंट में उनका जन्म हुआ था। और 2019 में क्या हो गई थी इनकी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछले पेपर में जिन्हें करवाया था उसमें तो दिया हुआ था भी 17वीं लोकसभा का गठन किस संगठन के अंतर्गत किया गया, इसमें 16वीं पूछ लिया। तो 16वीं और 17वीं मैंने दोनों ही बताए थे पिछली वीडियो में। यानी एनडीए के, किसके, एनडीए, यानी कौन सा गठबंधन था आपका, वो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, वर्ष 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप किस युद्ध में लड़े थे भी। यानी 1576 का जैसे जिक्र किया है, 1576 मई 1576 में अकबर व महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था भी। सॉरी, अकबर व महाराणा प्रताप का जैसे जिक्र किया, तो कौन सा युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध भी। क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध भी, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, किसके बीच में, अकबर व महाराणा प्रताप के बीच में, अकबर व महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं हल्दी घाटी।
अब आपसे पूछा, कई बार पूछा गया राजस्थान में भी, ये हल्दी घाटी भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में भी। कहां पर है? राजस्थान। और राजस्थान का थर्मोपली भी कहा जाता है भी। हल्दी घाटी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का थर्मोपली कहा जाता है। खासकर रीट का एग्जाम होना है और रीट के एग्जाम में तो आपको 100% ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिलेगा भी। हल्दी घाटी है कहां और हल्दी घाटी जो है को क्या कहा जाता है? राजस्थान का थर्मोपली कहा जाता है। राजस्थान का थर्मोपली कहा जाता है। खानवा का युद्ध भी इसमें दिया हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। राणा सांगा और किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। खानवा कहां पर पड़ता है आपका? खानवा आपका पड़ता है आगरा से 35 किलोमीटर दूर, यानी उत्तर प्रदेश में आगरा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, वैसे करवाए हुए सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो जिक्र करते हैं, अब समझने की बात है, गेटवे ऑफ इंडिया। कुछ बच्चे तो इसलिए इसको गलत कर देते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया पूछ रहा है ये, ना कि इंडिया गेट पूछ रहे हैं। इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका है वो कहां पर? आपका बंबई में है भी। कहां पर है आपका? बंबई में। 1911 का जब हम जिक्र करते हैं, 1911 में जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी जो आई थी नी, उनके स्वागत के लिए भी क्या बनाया गया था? आपका गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उनके स्वागत के लिए एक द्वार बनाया था। बाद में 1913 में इसकी क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी, यानी उनके स्वागत के लिए बनाया गया था। इसी क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पढ़ते हैं ना, भारत का प्रवेश द्वार भी। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बंबई को कहा जाता है। और बंबई में प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? वो गेटवे ऑफ इंडिया को। 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आई थी, उनके स्वागत के लिए वो गेट बनाया गया था। बाद में इस गेट को नींव जो रखी गई थी, अब देखो एक बार तो स्वागत द्वार बनाया था उनके लिए भी, क्या बनाया था? एक स्वागत द्वार। बाद में इसकी जो नींव रखी थी भी, स्वागत द्वार को ही एक गेट के रूप में बना दिया जाए। तो नींव जो रखी थी वो 1913 में भी। कब रखी गई थी? 1913 में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। इसके बाद में नींव रखी थी 1924 में, बनकर क्या हो गया था ये तैयार? ये गेटवे ऑफ इंडिया जो बनकर तैयार हुआ था 1924 के अंदर। 1924 इंपॉर्टेंट है, क्लियर करो। 1924 में बनकर तैयार हो गया था और 4 दिसंबर 1924 को इसका उद्घाटन करके आम जनता के लिए इसको समर्पित कर दिया गया। आम जनता के लिए जब भी कभी आप जाओ तो सामने क्या है? इधर देखोगे आप, ताज होटल है, और यहां पर गेटवे ऑफ इंडिया है, और आगे क्या है? फिर समुद्र है। मैंने बार बार आप बच्चों को बताया है भी, अंग्रेज जो भारत से गए थे ना, वो लास्ट जो टुकड़ी गई थी वो गेटवे ऑफ इंडिया से होते हुए समुद्र के द्वारा अपने वतन ब्रिटेन गए थे। ठीक है भी, इसलिए इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बंबई और गेटवे ऑफ इंडिया को। ठीक है भी। अब कई बार पूछा जा सकता है, खासकर वास्तुकार पूछने की बहुत ज्यादा परंपरा चली है, पेपरों में पूछा भी जाता है भी वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार जो था वो जॉर्ज विटेंट था भी। कौन था? जॉर्ज विटेंट। जॉर्ज विटेंट क्या है? वास्तुकार है गेटवे ऑफ इंडिया का भी। और कहां पर स्थित है? अरब सागर के किनारे, बंबई महाराष्ट्र में। अरब सागर के किनारे बंबई महाराष्ट्र में है। तो ये चीज आप क्लियर करो। ठीक है भी। इस तरीके के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालयी समूह की नदी नहीं है? हिमालयी समूह की एक नदी नहीं है भी। नदियां 4 नदियां दी है, चारों में से पूछा गया भी हिमालय समूह की नदी कौन सी नहीं है, तो वो आपको एक ऑप्शन में बताना है। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, हिमालयी समूह का जैसे जिक्र किया है समूह, इसमें से नदी जो आपकी दी है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी भी। क्या है? गोदावरी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? गोदावरी भी। यानी हिमालयी समूह की जो नदियां पूछी है, तो हिमालयी समूह की नदियां सिंधु भी है, गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, जबकि गोदावरी नहीं है भी। क्या है? गोदावरी नहीं है। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। गोदावरी क्या है? आपको ध्यान होना चाहिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। और खास करके एमएच महाराष्ट्र का हम जिक्र करते हैं ना, महाराष्ट्र में त्रम्बकेश्वर से निकलती है भी। नासिक के पास है भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है त्रम्बकेश्वर।
त्रंबकेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आपकी गोदावरी नदी निकलती है। और कहां पर गिरती है? यानी त्रंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकल के, यहां से त्रंबकेश्वर महाराष्ट्र से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभी कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नगर पूछ लिया जाता है, गोदावरी नदी के किनारे प्रमुख नगर कौन सा है? राजमुंद्री। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजमुंद्री। राजमुंद्री जो नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और राजमुंद्री में ही राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी वाले बच्चे जो मेरे पास बैठे हैं, 2-4-5 ये बच्चे, ध्यान करना इस चीज के बारे में। यानी आर्मी के पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राजमुंद्री। किस नदी के किनारे? ये गोदावरी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी का जैसे जिक्र कर सकते हो आप, गुवाहाटी है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे तो सैकड़ों नगर स्थित है, उनके बारे में भी आपको क्लियर होना, ठीक है भी। तो ऐसा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ये चीज भी आप क्लियर करो भी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही सौरमंडल से संबंधित वाला क्वेश्चन आ गया है। हमारे सौरमंडल में निम्न में से कौन सा ग्रह शुक्र और मंगल के बीच स्थित है? पिछली वीडियो में मैंने विस्तृत जानकारी इसके बारे में दी थी भी। आप इस तरीके से 8 के 8 जो आपके ग्रह है, उन ग्रहों के बारे में आपको स्थिति ध्यान होना चाहिए। जैसे लिखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है भी। अरुण है, वरुण, 8 ग्रह है भी। वर्तमान में ग्रह कितने हैं आपके? 8 है ग्रह है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो 8 ग्रहों में से, 8 है ग्रहों में से पूछा है इसने भी, शुक्र और मंगल के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच में। तो बुध शुक्र का जैसे जिक्र किया था मैंने, बुध शुक्र मंगल, बुध शुक्र है जैसे जिक्र करते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल। यानी शुक्र और मंगल के इसने बीच में पूछा भी कौन सा ग्रह है। तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण जो पढ़ते हैं ना, तो बुध शुक्र और मंगल के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है? तो आपका पृथ्वी भी। आप क्लियर कर सकते हो इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। 8 ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा? आपका बुध है। बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का जैसे जिक्र किया है तो पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है, जलीय ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिनके ऊपर जीवन है, जिसके ऊपर क्या है? जीवन है, ठीक है भी। और पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? वो चंद्रमा है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो भी। बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। इसी का ही उपग्रह है एक गैनीमेड जो सबसे बड़ा उपग्रह भी, ठीक है भी। यानी बृहस्पति जो है उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, देवगुरु कहा जाता है इसको भी। बृहस्पति को क्या कहा जाता है? देवगुरु कहा जाता है, देवताओं का गुरु भी कहा जाता है बृहस्पति को। तो ये चीज आप पढ़ो भी, ठीक है भी। प्रार्थना या भक्ति का स्वामी भी कहा जाता है इसको। बृहस्पति को प्रार्थना या स्वामी का भक्ति भी कहा जाता है, देव गुरु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन भी आपका। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त का जैसे जिक्र किया है भी। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत में भी? मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत में वर्तमान में है वो आपके जैसे जिक्र करते, बार बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहा है, सुनील अरोड़ा भी। क्या है? सुनील अरोड़ा भी, ठीक है। अरोड़ा का जैसे जिक्र करते हैं, सुनील अरोड़ा इंपॉर्टेंट है। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जैसे जिक्र करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वर्तमान में वो सुनील अरोड़ा है। प्रथम बहुत बार पूछा जाता भी, प्रथम कौन थे भी? प्रथम है सुकुमार सेन भी, सुकुमार सेन। बच्चे ध्यान करना, ये 500 बच्चे जो बैठे हैं मेरे पास है, प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत के थे वो सुकुमार सेन थे भी। कौन थे? सुकुमार सेन। क्योंकि आगे आर्मी की जो आपकी भर्ती आ रही है उस भर्ती में एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा भी। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है? आपके सुनील अरोड़ा है। ये चीज आप क्लियर करो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली हुई थी? अभी जो हमारी हरियाणा की जो क्लासेस चल रही थी, खासकर हिस्ट्री जो मैं करवा रहा था हरियाणा की, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का जैसे मैंने जिक्र किया था,
उस समय मैंने आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया था। भी सीसवाल जो आपकी है, भी सीसवाल है संस्कृति का जैसे जिक्र किया, सीसवाल है संस्कृति। तो सीसवाल जो संस्कृति है वो किस जिले में है, तो ये आपके हिसार में है। भी प्राचीन है, मैंने जैसे बताया था प्राचीन है, विस्तृत है, इसीलिए इसको एक अलग संस्कृति के रूप में जाना जाने लगा, सीसवाल संस्कृति भी। हिसार का जैसे मैंने जिक्र किया, आदमपुर के पास ये आपकी सीसवाल है संस्कृति भी। ठीक है भी, ये चीज इंपॉर्टेंट था। वैसे विस्तृत जानकारी मैंने दी थी, आप पढ़ना। हरियाणा की जो इतिहास मैंने करवाया है, हरियाणा के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता का जो जिक्र किया उसमें विस्तृत जानकारी इनके बारे में आपको दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित हुआ था। पिछली वीडियो में भी, पिछली बार देखो, अगर कई बार बच्चे क्या होते हैं, मैंने हमेशा कहता हूं भी आप सुबह जो पेपर होता है उसको भी एनालिसिस करके शाम का पेपर दो, क्योंकि हो सकता है 5-4 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं भी सुबह वाले पेपर से संबंधित भी शाम वाले। अब देखो ये आर्ट एंड क्राफ्ट के 2 पेपर जो हुए हैं, दोनों पेपरों में ये सम्मिलित क्वेश्चन दिया हुआ है। एक में अलग पूछ लिया, अभी 34वें का उद्घाटन किसने किया, दूसरे में ये पूछ लिया भी कौन सा हुआ है। तो 34वां 2020 का जो अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित किया गया है वो 34वां था। भी कौन सा था, 34वां। 2019 में 33वां था भी। ठीक है भी। इसके अलावा दिया हुआ है हरियाणा की अमित पंघाल किस खेल से संबंधित है। अमित पंघाल का जैसे जिक्र किया है, अमित पंघाल बहुत बार इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। हमेशा अमित पंघाल जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से संबंधित है, मुक्केबाजी। मायना गांव से संबंध रखते हुए, मायना गांव रोहतक से संबंध रखते हुए अमित पंघाल। और एक चीज ये भी क्लियर होना चाहिए भी, बॉक्सिंग का पावर हाउस मिनी कयूबा जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, वो भिवानी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भिवानी को कहा जाता है। इंपोर्टेंट है कयूबा, मैंने कई बार आपको बताया है, कयूबा एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, हवाना है। विश्व में सबसे ज्यादा चीनी का कटोरा अगर किसी को कहते हैं तो किसको, कयूबा को कहते हैं। किसको कहते हैं, कयूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और खालिस्तान के बीच हुआ। सैकड़ों बार मैंने आपको कह ही दिया है भी पानीपत के तीनों युद्ध तो बेहतरीन तरीके से आप याद रखो। खासकर मैंने हरियाणा जीके के अंतर्गत जो हरियाणा की हमारी क्लासें चल रही है उन क्लासों में हरियाणा का इतिहास में मैंने बारी आक्रमणकारी और युद्धों के बारे में जो जानकारी दी थी उस वीडियो को आप विस्तृत तरीके से देखो। उसी वीडियो में से एक वीडियो में से आपके सर्वाधिक क्वेश्चन आएंगे भी युद्धों से संबंधित। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 में। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी हरियाणा की राजकीय भाषा है। यानी हरियाणा की राजकीय भाषा का जैसे जिक्र किया, अभी हरियाणा की राजकीय भाषा, बार बार ये क्वेश्चन आपका राजकीय भाषा रिपीट हो रहा है। अब राजकीय भाषा जैसे हिंदी दी है आपकी, पंजाबी दी है आपकी, तेलुगु दी है आपकी, और एक संस्कृत दी है भी। क्या है आपकी, संस्कृत। तो आप सब बच्चे जानते हैं भी हमारी जो क्या है, पंजाबी है, सॉरी हिंदी है। यानी हमारी राजकीय भाषा क्या है हरियाणा की, वो हिंदी है। प्रथम आपकी हिंदी है और दूसरी कौन सी आपकी, पंजाबी है भी। दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है हरियाणा की, पूछे। प्रथम भी पूछा जा सकता है और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दूसरी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी पंजाबी है। बंसीलाल के समय में, यानी बंसीलाल का जैसे जिक्र करते हैं, बंसीलाल, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। बंसीलाल के समय में तेलुगु को हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत है, प्राचीन भाषा है, परंतु भारत के किसी भी राज्य की राजकीय भाषा नहीं है। संस्कृत जो भाषा है ये प्राचीन भाषा है, परंतु किसी भी राज्य की राजकीय भाषा नहीं है। जबकि आपको ध्यान होना चाहिए 2010 में यूके उत्तराखंड का जैसे जिक्र करते हैं, उत्तराखंड ने इसको दूसरी भाषा का दर्जा दिया है संस्कृत को भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का जब हम जिक्र करते हैं उसमें जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में ये सभी की सभी भाषाएं शामिल है। ठीक है, ये चीज आप क्लियर करो भी, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कोटला झील किस जिले में स्थित है। बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। कोटला झील जो आपकी है, वो कोटला झील जो है ना, कोटला झील जो आपकी रहेगी
ये मेवात में भी। कहां पर रहेगी आप? मेवात भी, ठीक है भी। यानी कुरुक्षेत्र जिक्र किया है, मेवात का जिक्र किया है, रोहतक और कैथल का जिक्र किया है। रोहतक में तिलियार झील है। रोहतक में कौन सी झील है? तिलियार झील है। और मेवात में आपकी कौन सी, जैसे जिक्र किया तो मेवात में आपकी कोटला झील है। और भी बहुत सी झीलें हैं जिसे मैंने संपूर्ण जानकारी पहले भी वीडियो में इसके अंदर दी हुई है। गुरुग्राम में जैसे सुल्तानपुर का जिक्र करते हैं, दमदमा का जिक्र करते हैं, फरीदाबाद में बड़खल का जैसे जिक्र करते हैं, फरीदाबाद में बड़खल है, धौंस झील है, म्यूर झील है, सूरजकुंड झील है, सैकड़ों ऐसी झीलें हैं। उनके बारे में पहले भी आपको जानकारी दी हुई है। उन क्लासों को आप अध्ययन करो भी बड़ी बारीकियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यह क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हुआ है भी। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान का जिसे जिक्र किया है, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या एनबीआरसी बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं? एनबीआरसी। एनबीआरसी हरियाणा में कहां पर स्थित है? एनबीआरसी भी मैंने आपको कई बार बताया भी, शॉर्ट फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए। एनबीआरसी यानी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हरियाणा के मानेसर में है अभी। मानेसर गुरुग्राम। मानेसर को हाल ही में आपको ध्यान होना चाहिए, मानेसर को हाल ही में क्या है? हरियाणा का एक नगर निगम घोषित किया गया है अभी, ठीक है भी। दिसंबर 2020 के अंदर इसको नगर निगम, 11 नगर निगम हो गया हरियाणा में, ठीक है भी। तो एनबीआरसी यानी नेशनल ब्रेन रिसर्च जो सेंटर है वो कहां पर है? ये आपका है मानेसर के अंदर। नींव कब रखी गई थी? 1997 में भी। कब नींव रखी गई थी? 1997 में इसकी नींव। और राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था? इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया था भी। तो राष्ट्र को समर्पित किया गया था इसको 2003 में भी, ठीक है भी। 16 दिसंबर 2003 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मानेसर सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अब किसने राष्ट्र को समर्पित किया था? अगर 2003 का जब हम जिक्र करते हैं ना, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका उद्घाटन किया था, राष्ट्र को समर्पित किया था एनबीआरसी मानेसर को भी। एनबीआरसी मानेसर हरियाणा में पुरुषों द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा छड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बार बार मैंने नृत्यों का जैसे जिक्र किया है। नृत्य जो है, नृत्य देखो, एक तो छड़ी नृत्य का जैसे जिक्र किया है, छड़ी नृत्य है, खेड़ा नृत्य है, खोड़िया नृत्य का जैसे जिक्र करते हैं, यानी सैकड़ों नृत्य हैं। धमाल नृत्य का जैसे जिक्र करते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके तो बनते ही बनते हैं। छड़ी नृत्य जो पुरुषों द्वारा जो किया जाता है हरियाणा में, किस अवसर पर किया जाता है? गुगा नमी के ऊपर भी, ठीक है भी। यानी जहार वीर गोगा को समर्पित है गुगा नमी। उसी के उपलक्ष्य में हरियाणा में पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? छड़ी नृत्य किया जाता है। खेड़ा नृत्य का जैसे जिक्र करते हैं, मैंने कई बार आपको बताया भी, बुजुर्ग की मृत्यु होने के बाद में उसके पीछे किया जाता है, वो खेड़ा नृत्य है। और दुख का प्रतीक है भी। किसका प्रतीक है? ये दुख का प्रतीक है। खोड़िया नृत्य है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, विवाह शादी समारोह के उपलक्ष्य में किया जाता है और खुशी का प्रतीक है, ठीक है भी। जब लड़का शादी के लिए, ब्याह के लिए जाता है, उसके पीछे महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य? आपका खोड़िया नृत्य भी। धमाल नृत्य है, हरियाणा में प्राचीन नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। प्राचीन नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, गोगा नमी पर गोगा पीर की पूजा के समय छड़ी नृत्य किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में कपाल मोचन तीर्थ स्थित है? कपाल मोचन के बारे में आपको मैंने बहुत बार बताया भी। कपाल मोचन, कपाल मोचन जो तीर्थ है वो यमुनानगर जिले में है भी। किस जिले में? यमुनानगर में। ये वही कपाल मोचन है बिलासपुर का जैसे जिक्र करते हैं भी, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे, 52 दिन यहीं पर रहे थे। और इसी कपाल मोचन सरोवर में क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी ने स्नान भी किया था। हर साल क्या लगता है? यहां पर मेला लगता है, जहां से देश विदेश से क्या आते हैं? श्रद्धालु आते हैं भी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आपसे रिपीट होते हैं। कपाल मोचन का जैसे जिक्र करते हैं, कपाल मोचन गुरुद्वारा भी आपसे पूछा जा सकता है, बिलासपुर यमुनानगर। बिलासपुर यमुनानगर। तो आज की क्लास में इतने ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके इस पेपर के अंदर, जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। जितने भी मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पहले जो खास करके मैंने प्रीवियस जो पेपर करवाए थे, उन प्रीवियस पेपरों से आए हुए हैं।
आप उन प्रीवियस पेपर की जितनी भी वीडियो, उन वीडियो का आप अध्ययन करो। हो सके तो उनके नोट्स भी बनाकर विरजपाल सर ने आपको दिए हुए, परंतु खुद के नोट्स बनाना, खुद का लिखना सबसे ज्यादा क्या होता है, लाभदायक होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहां पर आपको क्या है, जितनी भी हमारी पीडीएफ हैं वहीं पर आपको उपलब्ध मिलेगी, क्योंकि इधर उधर से आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।